एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। जो लोग चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज का जो वीडियो है वो 12th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर 6 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर में हम ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वहाँ तक मैटर को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन की गई है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे पहले हमने जो देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशंस क्या होती हैं, जिसके ऊपर हमने थोरोली 5th चैप्टर को स्टडी किया। नेक्स्ट उसके बाद में जो इनहेरिटेंस की प्रोसेस है, जिसमें हम ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी को पढ़ते हैं, तो वो जो पूरी प्रोसेस है वो मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे आके कंसंट्रेट हो गई। यानी कि मॉलिक्यूल्स ऐसे कौन से हैं जो कि इनहेरिटेंस को हम ये कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इन्हीं बातों के ऊपर ये चैप्टर बनाया गया है। इन दिस प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न। पिछले चैप्टर में हमने इनहेरिटेंस के पैटर्न को समझा कि किस तरीके से मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये सब पैटर्न्स हमने देखे। एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न्स, और उन पैटर्न्स के लिए हमने जेनेटिक बेसिस देखा। जो टी.एच. मॉर्गन ने जो वर्क किया उसको समझा, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस को समझा। एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। मेंडल ने जिनको फैक्टर्स कहा था, जोहानसन ने उनको नाम दिया जीन्स, और जीन्स का उस समय तक हमें नेचर जो था वो आइडेंटिफाइड नहीं था। ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स द नेचर ऑफ द पुटेटिव जेनेटिक्स, तो ये जो पुटेटिव जेनेटिक्स थी, पुटेटिव का मतलब होता है विख्यात, फेमस। जो ये फेमस जेनेटिक थी, पुटेटिव जेनेटिक थी, जो बहुत ज़्यादा फेमस थी, material was investigated culminating in the realization that DNA deoxyribonucleic acid is the genetic material। तो जो ये इम्पॉर्टेंट और ये हम कह सकते हैं कि फेमस जेनेटिक था, जो जेनेटिक्स थी, वो इस बात के इन्वेस्टिगेशन पे कल्मिनेट हुई। कल्मिनेट का मतलब दी एंड हुआ उसका, कि जो जेनेटिक मटीरियल है वो DNA ही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ही है। और ये जो DNA है ये जेनेटिक मटीरियल की तरह बिहेव करता है मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के अंदर DNA ही एज ए जेनेटिक मटीरियल पाया जाता है। इन क्लास 11 यू हैव लर्न द न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। 11th क्लास में आपने जो चैप्टर्स स्टडी किए, 9th चैप्टर, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो ये पॉलीमर्स होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं और कुछ नहीं है, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर ही है। अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, तो आप सिंपल वर्ड जो है उसके अंदर बोल सकते हैं कि दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट उसके बाद में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए आर 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स के 2 प्रकार होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, फाउंड इन लिविंग सिस्टम, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जितने भी मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जेनेटिक मटीरियल के तौर पे आपको डीएनए मिलता है। आरएनए दो इट आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल, यद्यपि आरएनए भी कैसे बिहेव करता है, जेनेटिक मटीरियल की तरह, और ये होता किन में है, वायरसेस में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीजिएगा कि जो वायरसेस हैं उनके अंदर जेनेटिक मटीरियल क्या होता है, आरएनए होता है। मोस्टली फंक्शंस एज मैसेंजर आरएनए, कभी कभी ये कैसे बिहेव करता है, मैसेंजर आरएनए की तरह। व्हाट डू यू मीन बाय मैसेंजर आरएनए? इसी चैप्टर में हम सेंट्रल डोग्मा के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि जिसमें डीएनए की इंफॉर्मेशन जाती है एमआरएनए में और एमआरएनए की इंफॉर्मेशन जाती है प्रोटीन्स में। तो प्रोटीन बनाने की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए के पास में होती है, और डीएनए ये इन्फॉर्मेशन एमआरएनए के थ्रू प्रोटीन्स तक पहुंचाता है। यानी बीच में जो कैरियर होता है वो एमआरएनए होता है, इसीलिए इसका नाम हो गया मैसेंजर आरएनए, यानी कि संदेशवाहक आरएनए। तो मैक्सिमम ये जो आरएनए है मैसेंजर आरएनए की तरह बिहेव करता है एंड हैज़ एडिशनल रोल्स एज वेल। इसके अतिरिक्त जो कार्य हैं, फंक्शन है, रोल है, वो भी हैं। इट फंक्शन एज अडाप्टर, ये अडेप्टर की तरह भी बिहेव करता है। अडेप्टर का मीन
ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल एक्ट एज एन अडाप्टर बिकॉज इट कनेक्ट या इट कन्वर्ट एमआरएनए इनटू प्रोटीन बाय प्रोटीन ट्रांसलेशन। एक्चुअली इसको अडाप्टर क्यों बोला कि जो टीआरएनए है वो एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू, इसीलिए इसको बोला गया है अडाप्टर मॉलिक्यूल। तो ध्यान दीजिए, अडाप्टर मॉलिक्यूल का मतलब है कि टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसको कहा गया है अडाप्टर मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल क्यों? क्योंकि ये जो आपके राइबोसोम्स होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम पाया जाता है, उसको बनाता है, इसलिए ये स्ट्रक्चरल आरएनए भी है। एंड इन सम केसेस इट एक्ट एज कैटालाइटिक मॉलिक्यूल, कभी कभी ये एंजाइम्स की तरह बिहेव करता है। एक वर्ड होता है राइबोजाइम, राइबोजाइम। तो ये राइबोजाइम जो वर्ड है आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा। जब आरएनए कैटालाइटिक या एंजाइम की तरह बिहेव करने लग जाए और एंजाइम बनकर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे, तब इसको बोलेंगे राइबोजाइम। इन क्लास 11 यू हैव ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। 11th में आपने न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर्स देखे और ये भी देखा कि These monomer unit are linked in the form nucleic acid polymer। के जो मोनोमर्स होते हैं किस तरीके से लिंक होकर न्यूक्लिक एसिड के पॉलीमर्स बनाते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर, इसके रेप्लिकेशन के बारे में, आरएनए डीएनए से आरएनए बनना यानी ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, जेनेटिक कोड्स के बारे में, और जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है प्रोटीन्स पे उसके बारे में, मीन प्रोटीन सिंथेसिस की स्टडी करेंगे जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। फाइनली हम जो है रेगुलेशन, जीन्स रेगुलेशन की भी इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट इज टू कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कैसे कंप्लीट होता है ह्यूमन जीनोम का। और लास्ट के जो 10 साल निकले हैं उनके अंदर न्यू इरा जो आया है जेनोमिक्स का, जिसमें कि हम HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और बात आती है जीनोमिक्स की कि जीनोमिक्स क्या होती है। तो जीनोमिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की विच इज़ फोकस ऑन स्ट्रक्चर, फंक्शन, इवोल्यूशन, मैपिंग एंड एडिटिंग ऑफ जीनोम्स। तो यानी कि आपको ये याद रखना है, वीडियो को पॉज करके आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। जीनोमिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which is mainly focus on structure, function, evolution, mapping and editing of genomes। तो ये सारे काम जीनोमिक्स के अंदर किए जाते हैं। In the last section, the essential of human genome sequencing and its consequences will also be discussed। लास्ट सेक्शन में हम HGP की सीक्वेंसिंग और उसके जो कंसिक्वेंस यानी कि रिजल्ट्स आए हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। Let us begin our discussion by first understanding the structure of the most interesting molecule in the living system, that is the DNA। सबसे पहले हम चैप्टर की स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के साथ में कर रहे हैं। In subsequent section we will understand that why it is the most abundant genetic material। इसी के साथ साथ हम ये भी स्टडी करेंगे कि क्यों डीएनए ही जो है मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम में आता है, एंड व्हाट इट्स रिलेशनशिप इज विद आरएनए। और नेक्स्ट सेक्शंस में हम ये भी स्टडी करेंगे कि आरएनए के साथ में डीएनए का क्या कोरिलेशन होता है। द डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अंडरलाइन करेंगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे कि जो डीएनए है ये लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। व्हाट इज द डीएनए? डीएनए इज द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कितना लंबा डीएनए होगा डिपेंड करता है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू बेस पेयर, मीन उसके अंदर कितने बेस पेयर्स हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको यहाँ पर क्लियर किया गया है। दिस आल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कितना लंबा डीएनए पाया जाता है ये उस ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, इंपॉर्टेंट विशेषता होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेजेस की, बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? दोज वायरसेस विच कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करते हैं वो कहलाते हैं बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज का एक एग्जाम्पल है 5X174। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बैक्टीरियोफेज का फर्स्ट एग्जांपल है 5X174। तो जो ये बैक्टीरियोफाज है 5X174, इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो पाए जाते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा ही जाता है, हिट क्वेश्चन है, तो आप इसको मार्कर से अंडरलाइन कीजिए या फिर कैसे भी इनको अपने को ग्रस्त कीजिए। इसको आपको लर्न करना ही है कि 5X174 जो बैक्टीरियोफाज है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स का जो नंबर होता है वो होता है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स।
बैक्टीरियोफाज लैम्बडा, ये जो नेक्स्ट बैक्टीरियोफाज लैम्बडा, उसके अंदर 48,502 बेस पेयर्स होते हैं, इतना ये लंबा होता है डीएनए। एंड अगर हम बात करें बैक्टीरिया इस्चेरिचिया कोलाई यानी ई कोलाई की, उसके अंदर 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं। और अगर ह्यूमन के हैप्लॉइड कंटेंट की बात करें तो वो डीएनए होता है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स। लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सच अ लॉन्ग पॉलीमर। अब हम इसके लॉन्ग पॉलीमर के स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, अगर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के स्ट्रक्चर की बात करें, लेट अस रिकैपिटुलेट, तो हम क्या करेंगे, वापस से दोहराव करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे चीज़ों की, और केमिकल स्ट्रक्चर्स को बार बार अगेन एंड अगेन रिकॉग्नाइज करेंगे और रिकैपिटुलेट करेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है, जिसको कि हमने 11th में पढ़ा था, उसको हम वापस से पुनरावृत्ति कर रहे हैं, रिकैपिटुलेट कर रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है नाइट्रोजन बेसिस, दूसरा है पेंटोज शुगर। ऐसी शुगर जिसके अंदर 5 कार्बन पाए जाते हैं वो कहलाती है पेंटोज शुगर। और पूरे वर्ल्ड के अंदर या पूरे के पूरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर 5 कार्बन वाली 2 शुगर होती हैं, एक होती है राइबोज और एक होती है डीऑक्सीराइबोज। राइबोज पाई जाती है आरएनए में, डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है डीएनए में। थर्ड जो कंपोनेंट होता है वो होता है फॉस्फेट ग्रुप CO4-। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है डीएनए का, वो किससे बना है, वो 3 कंपोनेंट से बना है। पहला है नाइट्रोजन बेस, दूसरा है पेंटोज शुगर, थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस के भी 2 टाइप्स हैं। पहला है प्यूरिन, फर्स्ट है प्यूरिन, जिसमें कि एडेनिन और गुआनिन आते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। और नेक्स्ट है पिरामिडिन, जिसके अंदर साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन आते हैं। तो आप इसको कट के तौर पे याद कर सकते हैं कि पिरामिडिन क्या होते हैं, कट होते हैं। C रेफर्स टू साइटोसिन, U रेफर्स फॉर यूरेसिल एंड T फॉर थाइमिन। साइटोसिन इज कॉमन फॉर डीएनए एंड आरएनए। साइटोसिन जो है वो डीएनए में भी होगा और आरएनए में भी होगा। थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, जो थाइमिन है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, डीएनए में होगा। और यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थाइमिन, जबकि थाइमिन की जगह यूरेसिल आएगा आरएनए में। अगर मैं डीएनए की बात करूँ तो डीएनए में होंगे A, T, G और C, जबकि मैं अगर आरएनए की बात करूँ तो उसमें होंगे A, U, G, C, मतलब T को रिप्लेस कर दिया यूरेसिल ने आरएनए के अंदर। ए नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू द हाइड्रोक्सिल ऑफ 1 कार्बन पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसाइडेज लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। ये डायग्राम को देखकर आपको क्लियर होगा। ये देखिए, ये पेंटोज शुगर है। इस पेंटोज शुगर में यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो मतलब इसकी मार्किंग होगी, जो मार्किंग चलेगी, वो मार्किंग कैसे चलेगी, वो चलेगी 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम। तो हम ये बात कर रहे हैं कि इसके अंदर 5 प्राइम के ऊपर एक फॉस्फेट और 3 प्राइम पर एक OH होगा। तो अगर हम देखें तो ये क्या कह रहा है, लाइन को अगर हम वापस देखेंगे तो ये बात हो रही है कि ए नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू द OH ऑफ 1 कार्बन पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये यहाँ पर देखिए, ये ऑक्सीजन के बाद में जो पहला कार्बन आया उसको 1 कहते हैं। तो 1 जो कार्बन है, इसका कार्बन के ऊपर ये आपका नाइट्रोजन बेस अटैच है और ये लिंकेज जो बन रही है बीच में उसको कहेंगे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नेक्स्ट उसके बाद में एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बाद में जब ये जुड़ जाएगा, मतलब नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर से जुड़ता है, तो वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। सच एज, जैसे न्यूक्लियोसाइड के एग्जांपल्स रखे एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन, गुआनोसिन और डीऑक्सोगुआनोसिन, साइटिडीन और डीऑक्सीसाइटिडीन एंड यूरिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन। ये सब एग्जांपल्स आपके न्यूक्लियोसाइड्स के हैं। व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ 5 कार्बन। अब हम इसकी लोकेशन की बात करें तो 1, 2, 3, 4 एंड ये जो कार्बन है शो कर रहा है ये 5। ऑक्सीजन के बाद में ये आया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4 और ये 5th कार्बन। तो 5th कार्बन के ऊपर इसका फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है। तो 5 कार्बन पे इसके OH के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। न्यूक्लियोसाइड थ्रू द फॉस्फो ईस्टर लिंकेज, और ये जो लिंकेज बन रही है बीच में, ये लिंकेज कहलाती है फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। और इस तरीके से फॉस्फो ईस्टर लिंकेज से क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो आपको ये लिंकेजेस भी याद रखनी है कि जब नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर से जुड़ता है तो लिंकेज होती है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और जब एक फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड से जुड़ता है तो लिंकेज होती है फॉस्फो ईस्टर लिंकेज।
और न्यूक्लियोटाइड्स के एग्जांपल दे रखे हैं। डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द शुगर टू फॉर्म 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3'5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये देखिए, एक तो यहाँ तक खत्म हो गया और दूसरा यहाँ तक, जो ये दो आपस में जुड़ रहे हैं, यानी ये जो दो आपस में जुड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये जुड़ेंगे 3'5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। और जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। इसी तरीके से मोर न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। अ पॉलीमर दस फॉर्म हैज़ एट वन एंड अ फ्री फॉस्फेट मोइटी एट 5' एंड ऑफ शुगर। तो आपने देखा कि इसके 5' के ऊपर तो जो ये अटैच है फॉस्फेट, तो इसकी जो मोइटी यानी अट्रैक्शन होगा वो फॉस्फेट के लिए होगा। जिधर फॉस्फेट का अट्रैक्शन और मोइटी होती है वो प्राइम कहलाता है 5', विच इज रेफर्स टू 5' एंड similarly at the other end of the polymer the sugar has a free OH of 3 carbon group which is referred to just 3' end। जबकि दूसरे सिरे पे अगर आप देखेंगे तो दूसरे सिरे पे हाइड्रोक्सिल है जो इसके 1, 2 और 3' पे है, तो इसकी जो मोइटी होगी वो हाइड्रोक्सिल आयन के लिए होगी और इसलिए ये प्राइम कहलाएगा 3' एंड। द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। ये भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूक्लियोटाइड है चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, उसका जो मतलब एक तरीके से हम कह रहे हैं बैकबोन है, वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है शुगर एंड फॉस्फेट की। द नाइट्रोजन बेसिस लिंक टू द शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। और ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं ये बैकबोन के अंदर की तरफ लिंक होते हैं। इन आरएनए, अगर हम आरएनए और डीएनए का डिफरेंस देखें तो ये पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज़ एन एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट 2' पोजिशन इन राइबोज शुगर। या देखिए, हम ये देखें कि आरएनए क्यों डीएनए से ज़्यादा हम ये कहते हैं अनस्टेबल होता है, तो उसके दो रीज़न है। फर्स्ट रीज़न है कि उसमें एक्स्ट्रा 2' OH जो ग्रुप है वो पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में आल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थायमिन। तो जो यूरेसिल है वो भी थायमिन की जगह से पाया जाता है और थायमिन का जो अदर नेम होता है केमिकल वो होता है 5-methyl यूरेसिल। तो इस तरीके से ये दो रीज़न है जिसके कारण डीएनए से ज़्यादा अनस्टेबल होता है आरएनए। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस, डीएनए जो है एसिडिक सब्सटेंस है, ये भी आपको याद रखना है। इसके ऊपर जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि कैसा इसका मीडियम है, तो वो एसिडिक मीडियम है। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक नीस्चर इन 1869। तो इसको डिस्कवर करने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे फ्रेडरिक नीस्चर, जिन्होंने 1869 में इसकी डिस्कवरी की थी। ही नेम्ड इट एज न्यूक्लिन, और डिस्कवरी करके इन्होंने इसको न्यूक्लिन नाम दिया। However, due to technical limitation is isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remained elusive for a very long period of time। अब अगर हम बात की बातें करें कि ये इतना लंबा जो पॉलीमर है डीएनए वो क्या रहता है, बिल्कुल इंटैक्ट रहता है न्यूक्लियस के अंदर। तो जो उसकी इल्यूसिडेशन था, उसकी जो मतलब एक्सप्लेनेशन करनी थी या व्याख्या करनी थी, वो काफ़ी दिनों तक क्या रही, इल्यूसिव रही, मतलब भ्रांतिजनक रही। उसमें बहुत ज़्यादा मतलब हमें कन्फ्यूजन्स आए लंबे टाइम तक। इट वॉज ओनली इन 1953। तो इसके बाद में 1953 के आसपास जेम्स वाटसन और जो फ्रांसिस क्रिक थे, उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन जो डेटा थे उनके बेसिस के ऊपर डीएनए का मॉडल प्रपोज किया। और एक्चुअल में ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा थे वो प्रपोज किए गए थे मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन के थ्रू। और उन्होंने जो थे वाटसन और क्रिक जो थे, उन्होंने इन डेटा के ऊपर डिपेंड होकर अपना फेमस मॉडल जो है पॉस्टुलेट किया, जिसको हम डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रपोजिशन, जो इनकी विशेषता थी, हॉलमार्क का मतलब होता है विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो जो इनका प्रपोजिशन था, मतलब इनका कथन जो था वाटसन और क्रिक का, उसकी जो विशेषता थी वो ये थी बेस पेयरिंग। क्योंकि उनका जो मॉडल इतना फेमस हुआ उसका मेन जो रीज़न था वो था बेस पेयरिंग, कि जो ये जितने भी इनके दो स्ट्रैंड्स थे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के, उन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में बेस पेयरिंग थी। और ये जो बेस पेयरिंग होती है उसी वजह से इनको एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है। हाउएवर दिस प्रपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन चारगाफ। हालांकि उनका जो ये कथन था, प्रपोजिशन था, वो एरविन चारगाफ के ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड था। एरविन चारगाफ ने कहा कि डबल हेलिकल जो स्ट्रैंड है डीएनए का, उसमें जो रेशियोज होते हैं एडेनिन और थाइमिन के और गुआनिन और साइटोसिन के, वो हमेशा कांस्टेंट और इक्वल होते हैं। तो आपको ये चारगाफ रूल भी याद रखना है कि डबल हेलिकल मॉडल के अंदर
डबल जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनके बीच में एडेनिन और थायमिन और गुआनिन और साइटोसिन के जो कि रेशियो होते हैं वो कांस्टेंट और इक्वल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एरविन-चारगाफ रूल। द बेस पेयरिंग कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी। जो ये बेस पेयरिंग होती है वो इस मॉडल को बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी देती है। कन्फर का मतलब देना। टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। वो एक दूसरे के प्रति कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड इज नोन देन द सीक्वेंस इन अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रिडिक्टेड। अगर मैं ये कहूँ कि ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड दे रखे हैं, इसमें आपको पहले का सीक्वेंस पता है ATGC, तो आप आसानी से दूसरे का प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि A के अगेंस्ट डबल बॉन्ड के साथ में कौन जुड़ेगा T, और T के अगेंस्ट डबल बॉन्ड के साथ में कौन जुड़ेगा A, जो है G के अगेंस्ट 3 बॉन्ड से कौन जुड़ेगा C, और C के अगेंस्ट 3 बॉन्ड से कौन जुड़ेगा G। तो जब हमें पहले स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता होता है तो हम दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता लगा सकते हैं। ये जो प्रोसेस ये कहलाती है कॉम्प्लीमेंट्रिटी, यानी डीएनए जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। आल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए लेट अस रिकॉल इट एज पेरेंटल डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट। अगर एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करे, मतलब एक ढांचे की तरह बिहेव करे, तो आसानी से उसके ऊपर नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाता है और इस तरीके से डबल हेलिकल मॉडल बनता है। दस प्रोड्यूस वुड बी आइडेंटिकल, और जो न्यू डीएनए होता है वो बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंटल डीएनए की तरह होता है। बिकॉज ऑफ दीज द जेनेटिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर। और यही कारण है कि जेनेटिक जो अनुमान थे, इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है जो अनुमान थे, हमने अनुमान लगाए थे वो बिल्कुल क्लियर हुए। तो जो सैलिएंट फीचर हैं, सैलिएंट का मतलब इंपॉर्टेंट फीचर या मुख्य जो हैं फीचर्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं डबल हेलिक्स मॉडल की, कि वो मुख्य बातें क्या थी। तो पहली जो बात थी वो ये थी, इट इज़ मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसका जो निर्माण होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से होता है। वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूट बाय शुगर फॉस्फेट। इनकी बैकबोन शुगर फॉस्फेट से बनी होती है और बेसिस जो है इनके अंदर की तरफ प्रोजेक्ट रहते हैं। इनकी जो 2 चेन है वो एंटी पैरेलल होती हैं। एंटी पैरेलल का मतलब है कि अगर एक चेन 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ है तो दूसरी 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होगी, यानी एंटी पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट जो है द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड आर पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके जो बेसिस हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं और एडेनिन जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ, और जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसी कारण से प्यूरिन हमेशा जो है पिरामिडिन के अपोजिट में आते हैं। प्यूरिन जो है पिरामिडिन के अपोजिट आते हैं और इस कारण से यूनिफॉर्म डिस्टेंस बनता है 2 स्ट्रैंड्स के बीच में। नेक्स्ट अगर हम 4th पॉइंट की बात करें तो जो 2 चेन्स हैं वो कॉइल्ड होती हैं राइट हैंड फैशन में, मतलब डेक्स्ट्रल रोटेशन होता है इनका अंदर। राइट हैंड फैशन के ऊपर ये क्लॉकवाइज जो हैं कॉइल रहती हैं। पिच अगर होता है बात करें तो पिच होता है इनका 3.4 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर जो है 10⁹ मीटर के इक्वल है। और अब हम बात करें कि उनके एक जो कॉइलिंग है, एक जो इनका रोटेशन है, एक टर्न जो है उसके अंदर लगभग 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जिनके ऊपर क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आपको पूरा डबल हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बनना बता रखा है। यहाँ पर ऑक्सीजन नॉमेनक्लेचर फर्स्ट 2, 3, 4 एंड 5। तो ये देखिए फर्स्ट जो है 1N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से इससे क्या जुड़ गया, बेस जुड़ गया, तो ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। और न्यूक्लियोसाइड के 5 प्राइम पे जो फॉस्फेट जुड़ा तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। और ये जो बना वो फॉस्फो ईस्टर लिंकेज से बना, जबकि यहाँ पर 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से एक जो न्यूक्लियोटाइड था वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, पांचवा 6 से, 6 से 7, 7 से 8। इस तरीके से 8 न्यूक्लियोटाइड की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी जिसको हम डीएनए के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसमें है कंसिक्वेंटली अगर हम रिजल्टेंट बात करें जो डिस्टेंस आता है बेस पेयर्स के बीच में वो अप्रॉक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर के लगभग होता है। जो प्लेन होता है वन बेस का वो स्टैक यानी एक ढेर बनाता है दूसरे प्लेन के ऊपर। दिस इज एडिशन टू एच बॉन्ड कन्फर्म स्टेबिलिटी। यही कारण है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा भी डीएनए के अंदर स्टेबिलिटी पाई जाती है। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पिरामिडिन, इन दोनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करना है। बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, जो कि अगर हम इनकी बात करें तो जो लगभग कैसे होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जो प्रोपोजिशन ऑफ
डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इस सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेन द जेनेटिक इम्प्लीकेशन बिकम रिवोल्यूशनरी। ये जो कथन दिए गए थे और ये जो अनुमान लगाए गए थे वो रिवोल्यूशनरी यानी कि बिल्कुल रिवोल्यूशन के लिए क्रांतिवर्धक थे, क्रांति आई उनसे। वेरी सुन फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डोगमा, और थोड़े ही दिन बाद में फ्रांसिस क्रिक ने कौन सा कंसेप्ट दिया, सेंट्रल डोगमा का, विच स्टेट दैट, और सेंट्रल डोगमा कंसेप्ट हमें ये बताता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन्स की तरफ जाती हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। और अगर हम यहाँ पर डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल देखें तो ये बेस पेयर आपको शो हो रहे हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन दिखाई दे रही है, एडेनिन के साथ में ऐड हो रहा है थायमिन और गुआनिन के साथ में ऐड हो रहा है साइटोसिन। इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज रिवर्स डायरेक्शन। जो वायरसेस होते हैं वो सेंट्रल डोगमा कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते, उनके अंदर रिवर्स डायरेक्शन होता है, तो उसमें आरएनए से डीएनए बनता है। कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम? इसको क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ऐसा जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है वो रिट्रो वायरसेस में होता है, और एड्स वायरस जो है जिसको कि हम HIV वायरस कहते हैं वो भी रिट्रो वायरस का ही एक एग्जाम्पल है। तो उनके अंदर जो प्रोसेस होगी वो कहलाएगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट हम पैकेजिंग देखते हैं डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग कैसी होती है। टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्वेंट बेस पेयर्स इज 0.34 नैनोमीटर, ये हमने डिस्टेंस लिया। इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन टिपिकल मैमल सेल इज कैलकुलेटेड 6.6 × 10⁹ बेस पेयर, और अगर हमने मैमल के डीएनए की सेल की लेंथ ली तो वो लगभग कितनी है डबल की 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। फिर हमने अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो लगभग डीएनए का जो लेंथ आया वो आया 2.2 मीटर, यानी हमारे ह्यूमन मैमल के अंदर जो डीएनए होता है वो 2.2 मीटर लंबा होता है। A length that is far greater than the dimension of typical nucleus which is 10⁻⁻8। न्यूक्लियस तो इतना छोटा और डीएनए इतना लंबा, कैसे एक न्यूक्लियस में इतना लंबा डीएनए समाता है, ये पैकेजिंग की बात है, तो इसको हम आगे वाले सेक्शंस में बात करने वाले हैं इनकी। इससे पहले हम न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर देखते हैं। तो न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन के 8 जो है यूनिट्स पाए जाते हैं जिनको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ये पॉजिटिवली चार्ज जो है प्रोटीन्स हैं, इनके ऊपर डीएनए जो है रैप रहता है, लिपटा रहता है, जो कि नेगेटिवली है, और पॉजिटिवली और नेगेटिवली अटैच होने के कारण इनके बीच में एक अट्रैक्शन रहता है। इस तरीके से एक न्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है। अब हम एक जो है न्यूमेरिकल देख रहे हैं। तो न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है कि इफ़ द लेंथ ऑफ ई कॉली इज डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स? तो हाँ, हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पर हमें सिंपल डिवीजन करना है। हमें मानना है कि जो बेस पेयर्स नंबर है वो x है, तो x इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू होगा हमें 1.36 इंटू जो हमें 10 की पावर क्या दे रखा है, mm में दे रखा है, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻3 मीटर हो जाएगा। और उसके नीचे जस्ट हमें लिखना है 0.34 इंटू 10⁻⁻9 जो होगा मीटर में। उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये जो हमारे सामने आएगा वो इस तरीके से आएगा कि यहाँ पर जो है हमारे पास में रह जाएगी 10⁻6 और यहाँ पर ये पॉइंट टू पॉइंट करने से यहाँ पर रह जाएगा 4। तो जो आंसर आएगा इसका न्यूमेरिकल का वो आएगा 4 × 10⁻6 बेस पेयर की। जो एक ई कॉली जो डीएनए है अगर उसकी लेंथ 1.6 mm है तो उसके अंदर जो बेस पेयर्स पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे 4 × 10⁻6 बेस पेयर। नेक्स्ट उसके बाद में इन प्रोकैरियोट, अब हम प्रोकैरियोट्स के ऊपर आते हैं। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर उनका न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं होता। द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड, फिर भी न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, फिर भी उनका डीएनए बिखरता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, उसको पकड़ के रखने का काम करते हैं कुछ प्रोटीन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और ये जो है आपस में जुड़कर एक रीजन बनाते हैं, एक क्षेत्र बनाते हैं जिसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोइड पाया जाता है क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। जो डीएनए है वो लार्ज लूप के अंदर, बड़ी बड़ी लूप्स के अंदर प्रोटीन्स के साथ में बंधा हुआ रहता है। और हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। यूकैरियोट्स के अंदर बेसिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनको कि हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ए प्रोटीन एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा। तो ये बात इस बात पे डिपेंड करती है कि उनके अंदर अमीनो एसिड कौन से हैं। जैसे जैसे अमीनो एसिड आते जाएंगे वैसा ही प्रोटीन पे चार्ज आता जाएगा। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके अंदर बेसिकली लाइसिन और आर्जिनिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके अंदर अमीनो एसिड कौन से हैं, तो है लाइसिन और आर्जिनिन।
ये दोनों अमीनो एसिड बेसिक होते हैं, इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन भी बेसिक ही होता है। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म यूनिट 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। अभी हमने डायग्राम देखा कि ये 8 के रूप में रहता है, तो इसको हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप रहता है, लिपटा हुआ रहता है, और इसके कारण एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। और एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर आते हैं, और न्यूक्लियोसोम जो है बार बार में रिपीट होकर क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर बनाता है। और जो ये क्रोमेटिन्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं कलर बॉडी के रूप में, और जो न्यूक्लियस क्रोमेटिन्स जो हैं वो बीड ऑन स्ट्रिंग धागे पर जैसे मोती दिखाई देते हैं इस तरीके से, वैसे ये स्ट्रक्चर्स हैं अगर हम उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें। नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम बात करें थ्योरेटिकली हाउ मैनी सच बीड्स न्यूक्लियोसोम डू यू इमेजिन इन द प्रेजेंट इन मैमल सेल। तो मैमल सेल के अंदर लगभग ये 33 मिलियंस होती हैं। ये बीड्स जो हैं मैमल्स के अंदर लगभग 33 मिलियन होती हैं बेसिकली। थ्योरेटिकली अगर हम बात करें, वैसे 33 × 10⁶ आप इसको लिख सकते हैं। द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैकेज टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। तो ये मिलकर आपस में क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं, जो आगे जाकर और कॉइल और बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं। कौन सी स्टेज में? मेटाफेज स्टेज में। इसको भी आपने 11th में पढ़ा है कि जो क्रोमोसोम्स की स्टडी है आसानी से कौन सी स्टेज में की जाती है? मेटाफेज में, क्योंकि इस समय ये बहुत ज़्यादा कॉइल और कंडेंस रहते हैं। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हाई लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन। पैकेजिंग के लिए और अच्छे प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इंपॉर्टेंट कीजिए, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। और जो टिपिकल न्यूक्लियस है उसके अंदर जो क्रोमेटिन है वो 2 प्रकार का पाया जाता है। कहीं कहीं पर ये लाइट स्टेन यानी हल्का कलर का होता है, तब हम उसको कहते हैं यू क्रोमेटिन, और कहीं कहीं पर ये डार्क कलर का होता है, तब हम इसको कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। तो जो यू क्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिव, यानी इसका आसानी से बहुत तेज़ी से आरएनए बन जाता है, जबकि जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो इनएक्टिव, इसका बहुत कम आरएनए बन पाता है। तो ये पैराग्राफ आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, डिफरेंसेस पूछे जाते हैं हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बीच में। नेक्स्ट है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की सर्च कैसे हुई? इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन बाय मिक्सचर एंड द प्रोपोगेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल। यद्यपि ये सारी बातें हो गई थी, डीएनए की न्यूक्लियन की डिस्कवरी किसने की थी? मिक्सचर ने। और जो कथन दिया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का, वो किसने दिया? मेंडल ने। सेम टाइम पर इस बातें हुई, बट दैट द डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल लुक लॉन्ग टू डिस्कवर्ड एंड प्रूवन। लेकिन ये बात प्रूव नहीं हो पाई कि डीएनए ही एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है। तो 1926 के आसपास की जो खोज थी, क्वेस्ट का मतलब है खोज, डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस हैज रीच्ड द मॉलिक्यूलर लेवल। तो ये जो खोज है वो कहाँ तक पहुँच गई? मॉलिक्यूल्स के लेवल तक पहुँच गई। प्रीवियस डिस्कवरीज बाय ग्रेगर मेंडल, वार्जल सटन, थॉमस हंट मॉर्गन एंड न्यूमरस अदर साइंटिस्ट हैड नैरोड द सर्च ऑफ क्रोमोसोम लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द मोस्ट सेल। तो जितने भी साइंटिस्ट थे, चाहे वो मेंडल हो, सटन बॉवेरी हो, मॉर्गन हो, उन सब की जो जांच थी, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक बात पे चल रही थी कि जो न्यूक्लियस है, जो न्यूमरस न्यूक्लियस है वो किसके अंदर पाए जाते हैं? सेल में पाए जाते हैं। बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल। लेकिन क्वेश्चन ये था कि जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, उसका कोई भी आंसर नहीं दे पाया था। तो उसके बाद में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया, और 1928 के आसपास फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट की एक सीरीज़ की, और वो एक्सपेरिमेंट किए गए थे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिक बैक्टीरिया के ऊपर। ये बैक्टीरिया न्यूमोनिया बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है। उन्होंने विटनेस किया, देखा एक बहुत ज़्यादा चमत्कारी ट्रांसफॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया के अंदर। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैड चेंज्ड हिज फिजिकल फॉर्म। उन्होंने देखा कि उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान बैक्टीरिया ने अपने फिजिकल फॉर्म को क्या कर लिया है? चेंज कर लिया है, यानी कि ट्रांसफॉर्म कर लिया है। वैन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जिसको हम न्यूमोकोकस भी कह सकते हैं, अगर हम इसको कल्चर प्लेट के ऊपर लेबोरेटरी में ग्रो करवाएं तो कुछ जो कॉलोनीज बनेगी वो तो स्मूथ और शाइनी बनेंगी, और जबकि कुछ कैसे बनेंगी? रफ बनेंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एस जो स्ट्रेन है, जो शाइनी स्ट्रेन है, उसके ऊपर म्यूकस यानी पॉलीसेकेराइड का कोट होता है, जबकि रफ स्ट्रेन आर स्ट्रेन के ऊपर नहीं होता। जो चूहे हैं, माइस हैं, अगर उनके अंदर एस स्ट्रेन डाला जाए जो कि वीरुलेंट यानी घातक होता है, तो उसको डालते ही उनको न्यूमोनिया होगा और इन्फेक्शन के कारण माइस मर जाएंगे। विद द आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप न्यूमोनिया, जबकि आर स्ट्रेन से वो नहीं मरते। तो उसको इस तरीके से हम शो करेंगे, एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया, माइस डाई, आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया, माइस लाइव यानी जिंदा रहे।
ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग दैम। ग्रिफिथ ने इनको बैक्टीरिया को हीट करके मारा। ही ऑब्जर्व दैट हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट इनटू माइस डिड नॉट किल। उन्होंने देखा कि गर्म करके अगर एस स्ट्रेन डाला तो चूहों की डेथ नहीं हुई। तो उन्होंने एस स्ट्रेन हीट किल किया, माइस में इंजेक्ट किया, माइस जिंदा रहे। When he injected a mixture of heat kill S and R bacteria, the mice died. Moreover, he recovered living S bacteria from the dead mice. नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, हीट किल जो S स्ट्रेन था उसको R स्ट्रेन के साथ में जोड़ा और इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर। तो उन्होंने देखा कि माइस की डेथ नहीं हुई। और सरप्राइज करने वाली बात ये थी कि इस मरे हुए माइस की बॉडी से उन्होंने जिंदा S जो स्ट्रेन था स्मूथ एंड शाइनी उसको प्राप्त कर लिया। तो ही कंक्लूडेड, उन्होंने ये परिणाम निकाला कि जो R स्ट्रेन है बैक्टीरिया का वो कहीं ना कहीं पे ट्रांसफॉर्म हुआ है, उसने कहीं ना कहीं पे अपना रूप बदल लिया है। किस रूप में? एस स्ट्रेन के रूप में। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर फ्रॉम द हीट किल एस स्ट्रेन हैड इनेबल्ड द आर स्ट्रेन टू सिंथेसिस द स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट। कुछ ऐसे जो फैक्टर्स थे वो एस से निकलकर किस में आ गए? आर में, और उन्होंने आर को किस में कन्वर्ट कर दिया? स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट में, और उनको क्या बना दिया? घातक बना दिया। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एस से कुछ जेनेटिक मटीरियल निकलकर कहाँ पहुँच गया? आर में। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटीरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। हालांकि उन्होंने ये बात तो बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन किसके कारण होता है? जेनेटिक मटीरियल के कारण, पर वो भी ये बात बताने में इनकैपेबल रहे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जेनेटिक मटीरियल होता कौन है। नेक्स्ट हम इसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में कौन से केमिकल्स होते हैं। प्रायर टू वर्क ऑफ ऑसवाल्ड एवेरी, कॉलियन मैक्लियोड और मैक्लियोड मैक्कार्टी 1933 से 44 के बीच में जो इन्होंने वर्क किया, उनके वर्क के पहले द जेनेटिक मटीरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। इनके वर्क के पहले ये सोचा जाता था कि जेनेटिक मटीरियल क्या है? प्रोटीन्स है। दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर। इन तीनों ने निश्चित किया कि हम इनके बायोकेमिकल नेचर को फिक्स करेंगे, जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हुआ। जो प्योरीफाई बायोकेमिकल, उन्होंने बायोकेमिकल को प्योरीफाई किया, जैसे कि प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए निकाल लिए हीट किल एस सेल से, टू सी विच वन को ट्रांसफॉर्म लाइव सेल इनटू एस सेल। और उन्होंने देखने की कोशिश की कि ऐसा कौन सा मटेरियल जिन्होंने आर सेल को एस सेल में कन्वर्ट किया। तो दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन। उन्होंने देखा कि डीएनए ही एक अकेला ऐसा है जिन्होंने एस बैक्टीरिया को आर बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट किया है। दे आल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। उन्होंने देखा कि चाहे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएज डालो, चाहे आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला आरएनएज डालो, दोनों ही एंजाइम डालने पर भी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रुकता नहीं है। आर सेल्स एस सेल्स में कन्वर्ट होती ही हैं, बट सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट प्रोटीन और आरएनए। इसीलिए ये प्रोटीन और आरएनए जेनेटिक मटीरियल नहीं है। बट अगर हम डाइजेशन करवा दें डीएनए के थ्रू तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, और इस तरीके से जो जेनेटिक मटीरियल है वो डीएनए ही वास्तव में होता है। दे कंक्लूड दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटीरियल। उन्होंने कहा कि डीएनए ही एक पेरेंट से प्रोजेनी में पहुंचता है, बट सारे के सारे बायोलॉजिस्ट उनकी इन बात से कन्विंस यानी सहमत नहीं हुए। कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनएज? यहाँ पर डीएनए के आगे एस लगाया, मतलब ये प्लूरल फॉर्म है, बहुत सारे डीएनए हैं। यहाँ पर ASE लगा है, यानी कि ये जो है एंजाइम है, एंजाइम के नॉमेनक्लेचर में ASE लग जाता है। इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम जेनेटिक मटीरियल जो डीएनए है, हार्शे-चेज जो एक्सपेरिमेंट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई होप आज का जो कंटेंट था वो आपको क्लियर हुआ होगा। सारे आपके जो थॉट्स थे, जो डाउट्स थे वो आपके क्लियर हुए होंगे। आसानी से आपको सारा पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा लाइन टू लाइन। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। अपने जो भी प्रेशियस फीडबैक्स हैं, कमेंट्स हैं, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताया कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो आने तक हैव अ नाइस डे।